क्लास आज आप पढ़ेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो पहले हम क्या करते हैं कि आपका जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं आपके पास, एक है रिडॉक्स और एक है टाइट्रेशन। अगर आप रिडॉक्स टर्म को देखें तो ये आपके पास कम्बिनेशन है फर्दर टू टर्म्स का, जिसमें एक RED आता है जो इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट +2x। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आपके पास बनता है रिडॉक्स। ठीक है, तो अब ये RED जो है वो यहाँ पे स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स स्टैंड्स फॉर बोथ, यानी ये आपके पास कम्बिनेशन है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। यानी ये आपके पास कोई ऐसा फिनोमिना, कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिडक्शन भी हो रही होगी, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। अब हम फर्दर क्लियर कर लेते हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन जो है वो आपके पास क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, ठीक है, वो आपके पास है ऑक्सीडेशन। ठीक है, या फिर आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या फिर आपके पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास है ऑक्सीडेशन। अब अगर आप रिडक्शन को कंपेयर करें तो एग्जैक्टली अपोजिट है इस ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पे आपके पास होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आपके पास है लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे आपके पास होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपके पास जो क्लैरिफाई हो जाता है कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। आपके पास तीन डेफिनेशन जो हैं वो दोनों की आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो एक ऐसा रिएक्शन होगा, आपके पास एक ऐसा फिनोमिना होगा जिसमें रिएक्शन के एक पार्ट में या प्रोसेस के एक पार्ट में आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो दूसरे पार्ट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा। एक पार्ट में अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दूसरे पार्ट में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा। रिएक्शन के एक पार्ट में अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दूसरे पार्ट में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। तो यहाँ से आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके लिए मैं फ़र्दर आपको एक एग्जांपल भी प्रोवाइड कर देती हूँ जिससे आपके लिए इसको फर्दर समझना जो है वो आसान हो जाएगा। सपोज़ आपके पास सीरियम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, और आयरन है आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। सीरियम के प्रोडक्ट में जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो जाती है और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है। अब हुआ क्या है आपके पास, अगर आप सीरियम को ऑब्जर्व करें तो क्या हुआ है कि ये जो प्लस चार्ज होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो चुके हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं। इट मीन्स ये के प्रोडक्ट में सीरियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से गेन करके अपने लॉस को 4 से 3 पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं डेफिनेशन से, तो आपके पास जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रिडक्शन है। इसका मतलब ये है कि सीरियम रिड्यूस हुई है, दिस इज़ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और अगर आप देखते हैं फेरसाइन को, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए थे। यहाँ पे इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप बाय डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो वो आपके पास है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो गई ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास एक ऐसा रिएक्शन हो गया है जिसमें एट अ टाइम जो है वो आपके पास रिडक्शन भी हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई है। इसलिए हम इस रिएक्शन को ओवरऑल कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे आपके पास एक और टर्म जो है उसका क्लियर होना भी ज़रूरी है। वो क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपने ये देखा है कि जब सीरियम जो है वो रिड्यूस हुई है, इटसेल्फ वो रिड्यूस हुई है, लेकिन उसने क्या किया है कि प्रोडक्ट में जाके अपने ही आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, उससे उसने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, उसने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और उसने क्या किया है, उस +4 ऑक्सीडेशन को +3 में कन्वर्ट किया, रिडक्शन की है। इटसेल्फ तो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है कि किसी और को इलेक्ट्रॉन्स उसने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो खुद रिड्यूस हुआ है वो किसी और के लिए ऑक्सीडेशन की रीज़न है, इसलिए वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है। एक ऐसा केमिकल या ऐसी स्पीशी जो ऑक्सीडेशन काज करवाती है किसी और स्पीशी के अंदर, वो आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयरन जो है उसको अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें फेरासाइन को, तो उसने क्या किया कि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हुई है, लेकिन उसने किसी और को इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए आई थी। ठीक है, जब फेरासाइन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हुई है, उसने किसी और को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी और के लिए जो है ये रिडक्शन की रीज़न है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ से 2 और स्टेप भी क्लियर हो गए हैं कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। अब अगर आप टाइट्रेशन को देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ये आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ एन अननोन कंसंट्रेशन by the help of a known concentration। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास के टाइट्रेशन में आप अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, और यूज़ क्या करते हैं, कैसे कंसंट्रेशन सोल्यूशन को, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है, जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, और अननोन कंसंट्रेशन जिस सोल्यूशन की आप फाइंड करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं एनालाइट। ठीक है, तो अब होता क्या है कि आपका जो एनालाइट होता है और आपका जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है किसी भी टाइट्रेशन के अंदर, उसके दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, और इस रिडॉक्स रिएक्शन की कंप्लीशन पे आपके पास कुछ रीडिंग्स आती हैं, उन रीडिंग्स को यूज़ करते हुए आप अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेशंस के थ्रू। इसलिए आप रिडॉक्स टाइट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन बाय यूज़ ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड कब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, व्हेन द रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन की डिटेल्स को यूज़ करते हुए अननोन कंसंट्रेशन से नोन कंसंट्रेशन फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो आपके पास है रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब जैसे आपके पास यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे देती हूँ कि आपका जो टाइट्रेंट है वो आपका जो है वो इस ब्यूरेट के अंदर है। ठीक है, यानी सपोज़ आपने जो है वो सीरियम को इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, और आपका जो टाइट्रेशन फ्लास्क है उसके अंदर आयरन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, इसको आप ब्यूरेट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये है आपका एनालाइट। ठीक है, तो क्या होता है इन दोनों के दरमियान, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आप यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, आप टैप को ऑन करते हैं, 1 बाय 1 आप ड्रॉप्स इसके अंदर जो है वो टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर ऐड करते हैं। कुछ देर के बाद आपके पास कोई ना कोई इंडिकेशन आती है, कलर चेंज आता है, या कोई करंट की रीडिंग आती है, कोई पोटेंशियल की रीडिंग आती है जो आपको ये बताती है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। जब कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हो जाती है तो फिर आप जो है ब्यूरेट में जितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है उसको भी नोट कर लेते हैं, यहाँ पे जितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है उसको भी नोट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन था तो डेफिनेटली आपको उसकी कंसंट्रेशन पता होगी, उसको भी आप यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं M1V1 बाई N1 इज़ इक्वल टू M2V2 बाई N2। इसमें आप जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो अननोन कंसंट्रेशन होती है उसकी कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि रिडॉक्स रिएक्शन के डाटा को यूज़ करते हुए एक अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड किया है। यहाँ से आपने एक और चीज़ आइडेंटिफाई की है कि जब आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए डिटरमिन करनी बड़ी ज़रूरी है जब आप रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं, वो है कि आपको पता चल जाए कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिडक्शन भी हो चुकी है, ऑक्सीडेशन भी हो चुकी है। उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ इंडिकेशंस फॉलो करते हैं जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो चुकी है या नहीं। कि उसमें जो आपके पास सबसे पहली इंडिकेशन है वो आपके पास है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसमें आपने ये देखा था, जैसे अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ा जिसमें आपने कहा कि सीरियम जो है वो रिएक्ट करती है फेरस के साथ
और कन्वर्ट हो जाती है सीरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो आपका फेरस आयन है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आयन। ठीक है, तो आपने ये देखा है कि आपके पास इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हुई थी, ऑक्सीडेशन हुई थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इन एक्चुअल आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आपके पास चार्जेस हैं तो ये आपके पास फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ, और फ्लो ऑफ चार्जेस को आप कहते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास रिडक्शन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो किसी न किसी किस्म का चार्ज फ्लो करता है। उस चार्ज फ्लो को आप एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी आपका जो अपरेटस है जो आपने सेट किया हुआ है कि आपने जो है वो ब्यूरेट भी लगाई हुई है, आपने टाइट्रेशन फ्लास्क भी लगाई है, तो आप साथ में क्या करते हैं, एक पोटेंशियोमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, आपको रिडॉक्स रिएक्शन की रीडिंग पहले से पता होती है कि जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इतना आ जाएगा। जब आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिक्वायर्ड रीडिंग आ जाए तो आप उसको समझते हैं कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकंड जो आपके पास यहाँ पे इंडिकेशन आती है वो आपके पास है रिडॉक्स इंडिकेटर। ये आपके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर केमिकल होता है। जब आप अपना रिएक्शन जो है वो कैरी करते हैं तो ब्यूरेट में तो आपने टाइट्रेंट ऐड किया होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं कि ऐड करते हैं अपना एनालाइट के साथ आप एक ऐसा केमिकल ऐड कर देते हैं जो रिएक्शन कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है बाय विजिबल कलर चेंज। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, अब ये जो आपका इंडिकेटर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर किस्म का कलर चेंज शो करता है। अब आपने कहा कि आपके सारे के सारे रिएक्शन जो आप रिडॉक्स टाइट्रेशन में पढ़ रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन हैं। ठीक है, तो आपका इंडिकेटर रिएक्शन की एक साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे या और दूसरी साइड पे यानी प्रोडक्ट साइड पे डिफरेंट होगा इन रिस्पेक्ट टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी इंडिकेटर अगर रिएक्टेंट साइड पे जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है तो डेफिनेटली आपके पास प्रोडक्ट साइड पे वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसकी करैक्टरिस्टिक ये होती है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में उसका कलर कोई और होता है और रिड्यूस्ड फॉर्म में उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर उसका कलर ब्लू है, यहाँ पे उसका कलर रिएक्शन की कंप्लीशन पे जो है वो रेड हो जाएगा। यहाँ पे अगर वो कलरलेस है तो यहाँ पे वो आपके पास रेड हो जाएगा। तो ये जो कलर चेंज होता है ये आपको बताता है कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप उसकी रीडिंग्स को फार्मूला में पुट करके आप अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके रिएक्शन आप जो है वो ड्रॉप वाइज जो है वो अपना टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं, कुछ देर के बाद यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास एक इंडिकेशन आ गई है कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक और चीज़ आपको जो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आपके पास ये जो इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ होते हैं ये दो तरह के होते हैं आपके पास। एक्सटर्नल इंडिकेटर भी हो सकता है और इंटरनल इंडिकेटर भी हो सकता है। अच्छा, एक्सटर्नल इंडिकेटर आपके पास क्या है, इसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो एज इट इज़ जो है वो कैरी कर रहा है। ठीक है, आपने जो है वो ब्यूरेट भी ली, टाइट्रेशन फ्लास्क भी ऐड की है। ठीक है, साथ में आपने क्या किया, एक वाइट टाइल रख ली। आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो इंडिकेटर है, ठीक है, मोस्टली आपके पास जो एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है, जैसे आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसमें कॉमनली यूज़ होता है, ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है। K3FeCN6 इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो है ये क्या करता है, आप क्या करते हैं, इस इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स जो हैं इस वाइट टाइल के ऊपर आप लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ड्रॉप वाइज आप जो है वो एनालाइट के अंदर जो है वो अपना टाइट्रेंट इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि साथ साथ आप एक जो है ना वो ग्लास की जो है ना वो आपके पास, आपने लैब में देखा होगा कि आपके पास एक ग्लास की स्टिक होती है। आप क्या करते हैं, उस स्टिक को इसके अंदर डिप करते हैं हर ड्रॉप ऐड करने के बाद और उसको यहाँ पे लेके आते हैं। क्या होगा कि जब इसका ड्रॉप ये इस वाइट टाइल के ऊपर मौजूद ड्रॉप के साथ मिक्सअप होगा तो आपके पास ब्लू कलर या कोई और पर्टिकुलर कलर इंडिकेशन जो है वो रिप्रेजेंट होती है। सपोज ब्लू कलर आ रहा है बार बार, आपने क्या करना है, हर ड्रॉप ऐड करने के बाद यहाँ से ग्लास स्टिक से एक ड्रॉप जो है वो यहाँ पे ऐड करते जाना है वाइट टाइल के ऊपर। जो आपने इंडिकेटर के ड्रॉप्स ऐड किए हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड के, उसके अंदर आपने उसको मिक्स करते जाना है।
अब एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास ये कलर इंडिकेशन आना बंद हो जाएगी। यानी पहले क्या हो रहा था कि जब भी आप यहाँ से एक ड्रॉप इसके ड्रॉप के साथ मिक्स करते थे तो कलर ब्लू हो जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपके पास अचानक से वो ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट होना बंद हो गया है। तो ये आपके पास क्या हुआ है, इंडिकेशन हो गई है एंड पॉइंट की कि आपका टाइट्रेंट टोटली रिड्यूस कर चुका है या ऑक्सीडाइज कर चुका है आपके इस एनालाइट को, और अब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है टू टेक रीडिंग्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटर जिसको आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे बल्कि आप उसको आउटसाइड दी रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं एंड पॉइंट फाइंड करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर है। इंटरनल इंडिकेटर आपका ऐसा इंडिकेटर होता है कि जब आप एनालाइट को प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले उसमें जो है वो आप एनालाइट ऐड करते हैं और एनालाइट के साथ ही आप इंडिकेटर ऐड करते हैं। 1 और 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर के साथ ही ऐड कर देते हैं। जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट जो कलर चेंजेस फ्लास्क के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो क्योंकि आपने इंडिकेटर को डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर इंसर्ट कर दिया इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इंटरनल इंडिकेटर है। ठीक है, तो आप इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर को फॉर द इंडिकेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सेकंड जो है वो इंडिकेशन हो गई कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपके पास जो एक थर्ड इंडिकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए हो सकता है कि एक नई चीज़ हो, उसको हम कहते हैं नॉन रिडॉक्स इंडिकेटर। नॉन रिडॉक्स इंडिकेटर आपके पास क्या है, आपने कहा कि आपके पास जो एंड कलर की रिप्रेजेंटेशन है एंड पॉइंट की या रिएक्शन की कंप्लीशन की, वो आपके पास जो है वो कलर चेंज की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। जो आपने पहले इंडिकेटर पढ़ा है रिडॉक्स इंडिकेटर, उसमें आपने ये कहा था कि वो आपका जो इंडिकेटर है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा कलर चेंज का। ठीक है, आप वो इंडिकेटर ऐड करेंगे तो कलर आएगा, नहीं ऐड करेंगे तो कलर नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। आपका टाइट्रेंट ही क्या करेगा, वो सफिशेंट अमाउंट में जो है वो एनालाइट के अंदर ऐड होने के बाद खुद से उसका कलर चेंज करेगा। ये टाइट्रेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चेंज। ठीक है, अगर टाइट्रेंट के पास खुद से ये कैपेबिलिटी है कि वो आपके एनालाइट का कलर चेंज कर सकता है, तो ऐसे इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास नॉन रिडॉक्स इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पे सपोज़ आपके पास अगर स्टार्च सोल्यूशन हो, उसकी आप अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करें, यहाँ पे आप आयोडीन को ऐड कर देते हैं तो कुछ देर के बाद जो है ये टाइट्रेंट इटसेल्फ स्टार्च का कलर जो है वो डीप ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन रिडॉक्स इंडिकेटर। इसके बाद आपके पास आ जाता है आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन कि आप अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस ब्यूरेट में इंट्रोड्यूस करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को फाइंड करने के लिए। प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए अपने इंडिकेटर का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सबसे पहली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मॉलिक्यूलर मास आपके पास होना चाहिए। उस स्पीशी का जिसका आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, और साथ में जो है वो आपको इसके ये एक और चीज़ जो मैं क्लैरिफाई यहाँ पे कर दूँ वो होता है आपका स्टॉक सोल्यूशन। अच्छा, स्टॉक सोल्यूशन बेसिकली आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसको बेसिकली आप लैब में सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। ये आपका 1 मोलर सोल्यूशन होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का आपने स्टॉक सोल्यूशन बनाना है तो आप उसका मोलर मास फाइंड करेंगे। जैसे आपके पास अमोनिया है, अमोनिया का मोलर मास आपके पास है 17 ग्राम। आप 17 ग्राम ऑफ अमोनिया लेके अगर उसको 1 लीटर या 1000 ml आप सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं तो उसका 1 मोलर सोल्यूशन बन जाता है और इसी को हम स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं। फर्दर अगर आपने जो है वो उस 1 मोलर सोल्यूशन को यूज़ करना है नेक्स्ट कंसंट्रेशन बनाने के लिए, यानी आप 0.1 बनाना चाहते हैं, 0.01 बनाना चाहते हैं, 0.02 बनाना चाहते हैं, तो आप इस सोल्यूशन के अंदर से कुछ ड्रॉप्स लेके उनको फर्दर डाइल्यूट करके बनाएंगे। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास जो सोल्यूशन है उसके लिए आपके पास जो वॉल्यूम का मेजर है वो 1000 ml है।
ठीक है। 1000 ml आप में अगर आप 1 मोल ऐड करेंगे तो वो 1 मोलर सोल्यूशन है, 0.5 मोल ऐड करेंगे 0.5 मोलर सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो है वो उसने कहा है कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो 2 टर्म्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो आप मोलैरिटी की यूनिट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज के यूनिट में प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मोलैरिटी आपको बता रही हूँ। सपोज़ आपने जो है वो सोडियम थायोसल्फेट है Na2S2O3, इसका आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना। कैसे बनाएंगे आपको सबसे पहले तो सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर मास है 158.10 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपके पास आ गया है सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने इसका 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। अगर तो आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना होता है, आप डायरेक्टली 158.10 ग्राम लेते और उसको 1 लीटर आप सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर देते, आपके पास जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन बना। अब आपने बनाना है 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो अब आपने इसके लिए कैलकुलेशन करनी है कि Na2S2O3 जो है उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए आपको इसका जो मास चाहिए होता है वो होता है 158.10 ग्राम। अब अगर आप 0.1 बनाना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको इस 1 को 0.1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास रूल है कि इक्वेशन की एक साइड पे आप जो एक्शन करते हैं वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। तो ये 0.1 में कन्वर्ट होगा, ये भी 10 पे डिवाइड हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा 15.81 ग्राम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ से जो है वो गैस कर लिया है, ठीक है, कि आपके पास 15.81 ग्राम जो है वो मास होना चाहिए Na2S2O3 का, ठीक है। अब आपने क्या करना है 15.81 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लेने हैं और उनको 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर देना। अब ये सॉल्वेंट आपका डिस्टिल वाटर हो सकता है या कोई भी डिफाइंड सॉल्वेंट जो आपको रिक्वायर्ड हो। अब यहाँ पे आपके पास एक और स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हम चेक कर लेते हैं वो है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। अब ये फेरस सल्फेट जो है वो आपके पास क्या है, इसका सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। अब फेरस सल्फेट का आपके पास मॉलिक्यूलर मास है 278 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास हो गया है फेरस सल्फेट, और इतना आपको उस वक्त चाहिए होता है जब आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना। अब आपने बनाना है 0.1 मोलर, तो 10 पे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये 0.1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास होगा 27.8 ग्राम। अब आपने क्या करना है 27.8 ग्राम आपने लेने हैं एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो आपके पास जो है वो 1000 ml तक की हो। इसको आपने पहले से इंसर्ट करना है इसके अंदर और फिर इसको 1000 ml तक जो है वो आपने सॉल्वेंट से डिज़ोल्व कर देना, मिक्स कर देना। आपके पास जो है ये 0.1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा फेरस सल्फेट का, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करने हैं इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं। दूसरा जो आपके पास क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंडिकेटर जो है वो लैब के अंदर प्रिपेयर्ड मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको खुद से प्रिपेयर करने पड़े। आप इंडिकेटर सोल्यूशन जो है वो आप परसेंटेज में बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो यूनिट होता है वो परसेंटेज यूनिट है। आप 1% सोल्यूशन बना सकते हैं इंडिकेटर का, 2% बना सकते हैं, 5% बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे आपके पास एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है, अभी हमने उसको का जिक्र किया था, K3 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपने इसका 5% सोल्यूशन बनाना है तो आप इसके 5 ग्राम लेंगे, ठीक है। और वो जो आपके 5 ग्राम हैं उनको आपने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देना, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास डाईफिनाइल हाइड्राजीन है एक इंडिकेटर, इसका आपने 1% सोल्यूशन बनाना, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका 1 ग्राम लेंगे, ठीक है, और आप उसको 100 ml ऑफ सॉल्वेंट या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें।
इसी तरह अगर आप 2% बनाना चाहते हैं तो आप इसके 2 ग्राम लेंगे और उसको 100 ml आप डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे, वो उसका 2% सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो आपने टाइट्रेंट में प्रिपेयर करना है उसके लिए भी एक फार्मूला आपके सामने आ गया है, और आपने जो इंडिकेटर का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है उसके लिए भी आपके पास फार्मूला सामने आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली आप करेंगे टाइट्रेशन। अच्छा, टाइट्रेशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपका रिएक्शन है, सपोज हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं पोटाशियम, टाइट्रेशन में यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इसको डिस्कस कर रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सपोज़ आप टाइट्रेट कर रहे हैं फेरस साइनाइड को, फेरस सल्फेट को, जो भी आपका एनालाइट है, ठीक है। आप इसको कर रहे हैं टाइट्रेट विद पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इसका जो इंडिकेटर है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड की भी ज़रूरत होती है, उसको भी मैं साथ में मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं K2SO4 पोटाशियम सल्फेट बनता है, साथ में आपके पास जो है वो क्रोमियम सल्फेट बनता है, साथ में आपके पास फेरस सल्फेट बनता है, और साथ में आपके पास बनता है वाटर। ये आपका पहला स्टेप ये है कि आपने रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। आपको अगर बता दिया जाए, सपोज बता दिया जाए कि फेरस सल्फेट जो है उसको हमने टाइट्रेट किया था पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, ये इंडिकेटर यूज़ किया, इतने % इंडिकेटर यूज़ किया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको मिक्स करके एक रिएक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा। इसके अलावा इस नेक्स्ट जो है वो अगर आप मूव करते हैं रिएक्शन को स्टेबल करने के लिए, तो ये आपके पास जो है वो बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास 49। इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। पहला स्टेप रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन या रिएक्शन इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा स्टेप बैलेंस करना है आपने इक्वेशन को, ठीक है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि मोल रेशो फाइंड करनी है अपने 2 मेन रिएक्टेंट्स की। यहाँ पे आपके जो मेन रिएक्टेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो इन दोनों की मोल रेशो, जिसके साथ कोई भी फैक्टर नहीं होता, आप जानते हैं इसके साथ डिजिट 1 होता है, तो ये 1:6 आपकी मोल रेशो होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने देखना है कि आपका इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर आपने मेंशन करना है 4th स्टेप पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया, सपोज कि हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड इंडिकेटर जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। ये भी आपके पास हो गया। उसके बाद आपने एंड पॉइंट्स जो है वो डिटरमिन कर लेना है। अच्छा, एंड पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई जो है वो कलर चेंज जो है वो आएगा, ये कलर चेंज आना बंद हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, यानी पर्टिकुलर कलर चेंज जो है वो डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन आपकी जो है वो इंडिकेशन हो सकती है रिएक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि पहले जो है वो जैसे जैसे आप टाइट्रेट का को जो है वो एनालाइट में ऐड करेंगे, ठीक है, और इंडिकेटर के साथ मिक्स करेंगे, आपके पास जो है वो ब्लू कलर आएगा, ठीक है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका ब्लू कलर जो है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा और कलर चेंज नहीं आएगा, वो आपका एंड पॉइंट होगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीजर कैरी करेंगे, आपका जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो आपका फेरस सल्फेट है यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आप पोटाशियम फेरोसाइनाइड यूज़ कर रहे हैं जो कि आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर है, तो उसके ड्रॉप्स आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आप कलर चेंज नोट करते जाएंगे, पहले जैसे जैसे आप यहाँ से एक ड्रॉप यहाँ पे लाएंगे, आप वो ब्लू कलर जो है वो आपके पास अपीयर होगा हर ड्रॉप पे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ब्लू कलर अपीयर होना बंद हो जाएगा, वो एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट पे आके आपने क्या करना है कि
जो है वो यहाँ से ब्यूरेट की रीडिंग ले लेनी है। आपको पता है कि ये रीडिंग्स आप 3 दफ़ा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास 3 रीडिंग्स आ रही हैं, आपने ब्यूरेट की 3 रीडिंग्स ली हैं, ठीक है। पहली दफ़ा आपके पास 0 से 10 आया है, दूसरी दफ़ा आपके पास जो है वो 10 से 20 आई है ब्यूरेट की रीडिंग, तीसरी दफ़ा आपके पास 20 से 30 आई है ब्यूरेट की रीडिंग्स, ठीक है। तो ऐसी रीडिंग में का अगर आप डिफरेंस निकालें तीनों का ही, तो आपके पास 10 आता है, ठीक है। ऐसी रीडिंग जो है इसको हम कहते हैं कंकॉर्डेंट रीडिंग। अगर आपके पास तीनों रीडिंग सेम आ रही हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कंकॉर्डेंट रीडिंग्स, इनका मीन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे होता है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो 11 आती है, यहाँ पे आपके पास 11 से 13 आ जाती है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 13 से 15 आ जाती है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे गैप सेम नहीं आएगा। इस केस में आपने मीन वैल्यू लेनी है। तो कंकॉर्डेंट वैल्यू कब लेनी है और मीन वैल्यू कब लेनी है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंकॉर्डेंट रीडिंग आपके पास सेम रीडिंग्स हैं, ठीक है, जिनका मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं तो फिर आप उनका मीन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके पास टाइट्रेंट का जितना आपने वॉल्यूम लिया है, मोस्टली 10 ml लिया जाता है, वो भी आपके पास होगा, ठीक है। आपके इसका जितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो भी आपके पास है, इधर से जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो भी आपके पास है। तो आपके पास क्या होता है कि आप एक फार्मूला है जो है, जिसको मैंने पहले भी आपके लिए आइडेंटिफाई किया था, जिसको हमने कहा था कि M1V1/N1 = M2V2/N2 है, ठीक है। उसमें आप ये मोल रेशो, नंबर ऑफ़ मोल्स जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये दोनों फाइंड करते हैं, टाइट्रेंट और एनालाइट के, ठीक है। और यहाँ से जो है वॉल्यूम जो दोनों का यूज़ हुआ है वो भी आपको पता लग जाता है। और एक जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसकी मोलैरिटी आपको पता होती है, और दूसरे की मोलैरिटी आप इस इक्वेशन से डिटरमिन कर सकते हैं वैल्यूज़ को पुट करके। तो ये आपने क्या किया है कि रिडॉक्स रिएक्शन का डाटा यूज़ करते हुए अननोन मोलैरिटी या कंसनट्रेशन को फाइंड किया है। जो मोलैरिटी आप डिटरमिन कर रहे हैं वो कंसनट्रेशन ही है। यहाँ तक आपकी रिडॉक्स रिएक्शन जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और जो टर्म है वो मैं क्लियर करना ज़रूरी समझती हूँ। एक आपके पास होती है टर्म प्राइमरी स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा कि कुछ आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो लैब में अगर पड़े हो तो उनको हम कहते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब में पड़ा होता है, ठीक है, तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और जो है ये मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे केमिकल का जब आप मॉलिक्यूलर मैस लेना चाहते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वो प्योर उस कंपाउंड का मैस नहीं होता, बल्कि उसके अंदर वाटर का मैस भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये इसको जो है वो हम प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। इसका मतलब ये कि आप इसका जो मैस डिटरमिन करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई एम्बिग्विटी होगी। और कुछ आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। जो कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक है और वो अपने मैस को चेंज कर लेता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। लेकिन पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपने मैस को चेंज नहीं करता। इसका आप जो भी मैस डिटरमिन करेंगे वो उसका एक्यूरेट मैस होगा। ऐसे को केमिकल को या ऐसे सोल्यूशन को या ऐसे एंटिटी को आप कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपकी जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसमें आपका जो है वो सारा एक दफ़ा लेक्चर नोट कर लें, जो भी आपका इशू है वो भी मुझे बता दें, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे।